नमस्कार, वेलकम टू टिस्टेक। टिस्टेक में आप सभी का स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ्स सीरीज। और बेसिक मैथ्स सीरीज का आज बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। मतलब त्रिकोणमिति देखा जाए तो क्लास 10th में स्टार्ट होता है और उसके बाद में 11th 12th और ये लाइफ टाइम हमें इसकी जरूरत पड़ती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बात करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये है कि जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है वहाँ पर फार्मूलों का भंडार होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फार्मूले हमारे पास में बढ़ते जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में सारे जितने भी फार्मूले हैं बेसिक वाले, सारे फार्मूले हम यहाँ पर कवर करने वाले। मैं आपको दिखा दूं कि पहले तो हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज की जाती है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, क्या हम डेली लाइफ में भी इसका यूज कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। ये सारी बातें समझेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है, ये समझेंगे हम पहले। इसके 6 फार्मूले। पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पाइथागोरस की हमें जरूरत पड़ती है, ये बात समझेंगे। और हो सकता है कि ये सारी बातें आपको मालूम होगी, लेकिन चूंकि हम बेसिक्स टू एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को ले जाना चाह रहे हैं, मतलब टोटल करेंगे हम, है ना। 11th 12th क्लास तक के लेवल का जो ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम में पूछा जाता है उस लेवल तक करेंगे हम, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में बेसिक, और ये वीडियो आपको देखना, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री एडवांस लेवल तक पढ़ना है तो इस वीडियो को आपको देखना बेहद जरूरी होगा। क्योंकि यही से हम कनेक्ट करेंगे इसको एडवांस लेवल के लिए। चलिए, उसके बाद देखेंगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन टी आर, यानी टी आर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके भी कुछ फार्मूले रहेंगे। फिर उसके बाद में त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम से रिलेटेड क्या क्या फार्मूले बनते हैं और कैसे बनते हैं, वो सारी बातें। कहने का मतलब आज के बाद में आप ये नहीं बोलेंगे कि सर ट्रिग्नोमेट्री के हमें ये फार्मूले याद नहीं है, या याद तो करना ही नहीं है, रटना ही नहीं है कोई फार्मूला, सिर्फ टेक्निक को समझना है। अगर आप प्रॉपर टेक्निक को अगर समझते हैं तो सारे फार्मूले ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएंगे, याद रहेंगे लाइफ टाइम। त्रिकोणमितीय अनुपात का वर्ग संबंध, स्क्वायर रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पूरक कोणों के लिए टी आर, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। टी आर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोणों के लिए देखेंगे। तो कुल मिला के आज की क्लास में ये 6 फार्मूले हो गए, इसके बाद ये 6 फार्मूले हो गए, इसके बाद ये 6 फार्मूले, इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच संबंध 2 फार्मूले, पाइथागोरस का 1 फार्मूला, इसके बाद ये 6 फार्मूले। और ये सारे फार्मूले आज की क्लास में हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और अगली क्लास में फिर एडवांस लेवल पर जाएंगे। अगर आपका बेसिक क्लियर भी है फिर भी आपने देखना चाहिए, ताकि हम उसको कनेक्ट कर पाए एडवांस लेवल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम। त्रिकोणमितीय, चूंकि हम बेसिक की बात कर रहे हैं इसलिए त्रिकोणमितीय होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर ले। एक्चुअल ये जो वर्ड है ना, ट्राइगोन और मेट्री, मेट्रॉन से बना हुआ, ट्राइगोन और मेट्रॉन, ये 3 ग्रीक वर्ड है और इनसे बना हुआ ये ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब सभी लोग जानते हैं, ट्राई का मतलब होता है 3, और गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर करना। इससे बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। ये ग्रीक वर्ड है, 3 ग्रीक वर्ड है और यही से स्टार्टिंग इसकी हुई है, ठीक है। हिंदी में अगर देखा जाए तो त्रि मतलब 3, कोण का मतलब कोण ही होगा, और मिति का मतलब हो गया माप, 3 कोण की माप। मुझे एक बात बताइए कि हिंदी में और इंग्लिश में कहीं उसकी मीनिंग अलग अलग दिख रही क्या, क्यों? हिंदी और इंग्लिश में देखा जाए, यहां पर बोला 3 भुजाओं की माप और यहां पर बोला 3 कोणों की माप। तीनों का मतलब, दोनों का मतलब एक ही है। मुझे एक बात बताइए कि ऐसा कौन सा ज्योमेट्रिक फिगर है हमारे पास जिसमें 3 कोण या 3 साइड होती है, 3 भुजाएं होती है। 3 साइड्स मेजरमेंट, अरे इसमें 3 साइड है ना,
हाँ, और हिंदी में क्या बोला, 3 कोण की माप, यानी कि इसमें कितने 3 कोण है। तो दोनों में मीनिंग एक ही है, बोलने का तरीका अलग है। इसमें 3 कोण और 3 भुजाएं होती है। याद रहे कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाती है तो राइट एंगल की बात की जाती है, ये बात याद रहे। अब आप बोलोगे कि क्या सर, अगर बस त्रिभुज तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा, समकोण त्रिभुज रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल दिमाग में फिक्स रहे कि ट्रिग्नोमेट्री जो यूज की जाती है किसके लिए की जाती है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या राइट एंगल ट्राइंगल नहीं रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करेंगे क्या? करेंगे, फिर भी करेंगे, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। कैसे? तरीका कैसे बदल जाएगा? जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में ऐसा एक ट्राइंगल है, ये देखिए एक ट्राइंगल बना देता हूं मैं, इस टाइप का कोई ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, त्रिभुज है। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री कैसी लगेगी भाई? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करेंगे इसको। देखिए मैंने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां पर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। और परपेंडिकुलर डालने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, देखिए यहां पर। और दूसरे साइड में भी एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये देखिए बना ना। तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। तो यहां पर भी तो ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं अपन। अगर मान लिया जाए कि आपके पास में इस टाइप का कुछ ट्राइंगल बन गया, देखिए इस टाइप का कुछ ट्राइंगल बन गया, ये ऐसा, तो अब कैसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, मतलब समकोण त्रिभुज कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करते, यहां से एक परपेंडिकुलर डालते, मतलब 90 अंश का कोण यहां से परपेंडिकुलर डालते और इसको एक्सटेंड कर देते, इसको बढ़ा देते। अब आप देखेंगे कि अभी भी हमारे पास में 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। एक तो बन गया ये वाला, देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया ये, हाँ, और दूसरा समकोण त्रिभुज बन गया ये वाला, छोटा वाला, क्योंकि ये 90 अंश का कोण है, ऐसा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई त्रिकोणमिति जो यूज की जाएगी वो कहां पर की जाएगी, सभी ट्राइंगल के लिए यूज की जाएगी। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। चलिए ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि इस ट्राइंगल के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है? यही से स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइंगल के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे कि मुझे ये एक तो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा, मतलब ये 90 अंश का कोण है। कितने अंश का कोण है? 90 अंश का कोण है। ये 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल है। अरे मैं आपसे अगर पूछूंगा कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में आपको किसके किसके मान मालूम है? तो आप बोलोगे कि सर ये वाला मान मालूम है, ये भुजा कितनी लंबी है ये नहीं मालूम, ये भुजा कितनी लंबी है ये नहीं मालूम, ये भुजा कितनी लंबी है ये नहीं मालूम। और ये वाला कोण अगर मुझे मालूम रहे तो इस कोण को मैं पता कर सकता हूं। इसका नाम भी दे देता हूं मैं, ए बी और सी। आपको मालूम है ना कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के, चाहे दुनिया का कैसा भी त्रिभुज हो, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, इसके तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो आपको एक एंगल बी मालूम है ना, एंगल बी कितना है? 90 डिग्री है। और 90 डिग्री उधर जाएगा तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90। और 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना बचा? 90। आपको क्या पता चला कि एंगल ए प्लस एंगल सी कितना है? 90 डिग्री का है। ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री का है। ये बात फिक्स दिमाग में बैठा लो आप, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री यही से स्टार्ट होती है और आपको ये बात फिक्स रहना चाहिए कि भाई एक समकोण त्रिभुज में कोण 90 अंश का और दोनों कोणों का योगफल क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, अगर मेरे पास में ये वाला कोण अगर पता चल जाए, मान लिया ये 60 डिग्री का है, अरे दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। ये एक दूसरे के क्या पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर ये वाला एंगल मुझे मालूम है तो ये वाला पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा? हाँ चल जाएगा ना। मतलब मुझे इस ट्राइंगल में कितने एंगल की जरूरत है?
तीन, तीन में से ये भी मालूम है, अगर ये पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा, या तो ये पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा। यानी कि कुल मिला के जो समस्या है हमारे पास अननोन क्या है, एक एंगल। क्या है, एक एंगल। बस एक एंगल की समस्या है। अगर एक एंगल मुझे पता चल जाए तो मैं तीनों एंगल की वैल्यू बता सकता हूं। एक एंगल मतलब एक कोण, एक कोण की जरूरत है मुझे। अगर ये 45 डिग्री का कोण है, 45 अंश का कोण है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 अंश का कोण हो जाएगा। ये 60 अंश का है तो ये 30 अंश का हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है, 90 अंश है। बस इसमें भुजाएं कितनी है, तो एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। कौन सी भुजा है, 3 साइड है। कितनी साइड है, 3 साइड्स, यानी कि 3 भुजाएं। अब जो ट्रिग्नोमेट्री बना है ना, अरे ट्रिग्नोमेट्री की जो शुरुआत हुई है ना, केवल ये 4 चीजों के बेस पर हुई है। इसका जो आधार है ना वो क्या है, 4 है, एक एंगल और 3 साइड्स। और आपको ये जानकर बड़ा गर्व होगा कि इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी, आर्यभट्ट ने 550 ईसा में मतलब 476 से 550 के बीच में रहे, तो इन्होंने ये वाला एनालिसिस उस समय में कर लिया था। और उन्होंने बोला था कि भाई इसमें अननोन कितने हैं, मतलब जो अज्ञात राशियां है इस त्रिभुज में कितनी है, तो 3 भुजाएं और एक कोण। ये क्या है, अज्ञात राशियां है। तो उन्होंने बोला कि 3 भुजाएं, 3 साइड्स जो है ना, 3 साइड्स है, 3 साइड के बीच में कितने रिलेशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, रिलेशन मतलब संबंध। बात को जरा ध्यान से समझना, संबंध, संबंध यानी कि रिलेशन। ये 3 साइड्स के बीच में कितने रिलेशन हो सकते हैं, वो आर्यभट्ट जी ने उस समय में सोच लिया था। तो कितने रिलेशन हो सकते हैं 3 साइड्स के बीच में, थोड़ा सा एक ऐसा अनुमान लगाइए कि अगर मान लिया जाए कि आपके परिवार में आपकी माताजी रहती है और आपके पिताजी रहते हैं, ठीक है ना, आपके पिताजी रहते हैं और आप रहते हैं। तो ये 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो तीनों के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। तो आप बोलोगे कि ये क्या है, ये क्या है, मेरी माताजी है और मैं कौन हूं, उसका पुत्र हूं या पुत्री है। कितने रिलेशन हुए, 2 रिलेशन हुए ना, इसका इससे, इसका इससे। और इसी प्रकार से इसके ये कौन है, पति है, और इसकी ये कौन है, पत्नी है। इनके बीच में कितने रिलेशन हुए, 2। अरे 2 रिलेशन हुए। इसका ये बेटा है और इसके कौन है, पिताजी है। तो टोटल रिलेशन कितने हुए, 3 लोग हैं, तो 3 लोगों के बीच में कितने रिलेशन हुए, तो 3 लोगों के बीच में 6 रिलेशन हुए। कितने रिलेशन हुए, 6 रिलेशन हुए। और यही से ट्रिग्नोमेट्री फिर आर्यभट्ट जी ने शुरुआत की। उन्होंने बोला कि भैया 3 साइड्स है, तो 3 साइड्स के बीच में कितना रिलेशन होगा, तो इसका इससे हो सकता है, इसका इससे हो सकता है, इसका इससे हो सकता है, इसका इससे, ऐसे 6 रिलेशन यहां पर भी हो गए। इसका इससे तो इसका इससे, इसका इससे तो इसका इससे, इसका इससे तो इसका भी इससे वापस भी। तो ऐसे कितने रिलेशन हुए, 6 रिलेशन हुए। और इन 6 रिलेशन को ही इन्होंने जो बोला उसको बोला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोला, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसको मैं शॉर्ट में TR बोलूंगा। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, TR बोला जाता है। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। बस त्रिकोणमितीय अनुपात। जो 6 रिलेशन हो गए ना, उसी 6 रिलेशन को क्या बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। चलिए ठीक है। अब इनके कुछ नाम होना चाहिए। कितने होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब 6 के नाम होना चाहिए। और नाम कैसे होना चाहिए, अरे भाई इसके ये कौन है, माता जी है, तो इसके कौन है, ये बेटा है। तो 2 रिलेशन उसके नाम है ना, माता और बेटा। इसके कौन है, पति है, तो इसकी ये कौन है, वाइफ है, पत्नी है।
तो ये नाम है कि नहीं यहाँ पर, इसके ये कौन है, तो बेटा है, तो इसकी ये कौन है, माता है। तो सेम इसका ये कौन है तो उसका नाम होना चाहिए, इसका ये कौन है तो उसका नाम होना चाहिए, इसका ये कौन है तो नाम होना चाहिए। तो आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले इसके नाम दिए, और वो नाम क्या दिए इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि ये त्रिकोणमिति कहाँ पर यूज की जाती है, इस बारे में डिस्कशन करेंगे, एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना। थोड़ा सा त्रिकोणमिति अनुपात की हम यहाँ पर बात पहले कर ले। देखिए मेरे पास में मान लिया जाए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से समझना। इसका ए वाला कोण तो 90 डिग्री का हो गया, हाँ बिल्कुल सही है। इसका नाम भी दे देता हूं मैं, ए बी, और ये क्या नाम दे दिया, सी। आर्यभट्ट जी ने बोला कि अगर एक कोण मुझे पता चल जाए तो बाकी के दो कोण ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे, मतलब ये वाला भी कोण पता चल जाएगा और ये वाला भी कोण पता चल जाएगा। ये अगर 30 अंश का है तो ये 60 अंश का है, ये अगर 10 अंश का है तो ये 80 अंश का है, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है, 90 अंश है। आर्यभट्ट जी ने बोला कि ये दोनों एंगल जो एक्यूट एंगल है यानी कि न्यून कोण है, इसमें से एक को प्रिंसिपल कोण बना दो, यानी कि एक को मुखिया बना दो। तो किसको मुखिया बना देता हूं मैं, इसको मान लिया जाए, इसको थीटा मान लेता हूं। थीटा का मतलब क्या है, एक्चुअल थीटा भी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, और थीटा का उपयोग फाई, साई, ये वाले जो होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ये जो है ना, ये सारे ग्रीक वर्ड है एक्चुअल, हैं। जैसे इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं ना अल्फाबेट्स, 26 छोटे 26 बड़े, ऐसे ग्रीक में भी 24 लेटर होते हैं। अरे हिंदी में कितने 52 खड़ी होती है ना, 52 कैरेक्टर होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में 26 होते हैं, 26 स्मॉल 26 कैपिटल। ऐसे ग्रीक में होते हैं 24, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लेम्डा, साई, काई, फाई, झाई, नीटा, ईटा, आयोटा, ओमिक्रॉन, ये सारे क्या है, ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक वर्ड में से ये वाले जो सिंबल दिखाई दे रहे हैं ना, थीटा, फाई, साई, अल्फा, बीटा, गामा, ये वाले क्या है, एंगल के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए, एंगल। भाई कितने अंश का कोण है तो उसको डिनोट करने के लिए ज्यादातर थीटा का उपयोग किया जाता है, फाई का भी किया जाता है, साई, अल्फा, बीटा, गामा, इनका उपयोग ज्यादा किया जाता है। एंगल मतलब कोण, कोण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं अभी टेम्पररी इसको थीटा से इसको डिनोट कर रहा हूं। ओवरऑल मुझे एक बात बताओ कि 3 कोण है, 3 कोण में से इसको हमने प्रिंसिपल मान लिया, इसको हेड मान लिया, तो याद रहे कि जो थीटा जिसको माना ना आपने, तो थीटा के सामने वाली जो साइड रहेगी ना, अरे ये जो थीटा है ना, थीटा के सामने वाली साइड क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। इसको क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, लंब, ऐसा बोला जाता है। 90 और थीटा के बीच की जो साइड रहेगी इसको बोला जाता है बेस। इसको क्या बोला जाता है, बेस, यानी कि आधार। क्या बोला जाता है, आधार। और जो सबसे बड़ी साइड है ना उसको कर्ण बोला जाता है, यानी कि हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण। क्या बोलते हैं इसको, कर्ण। अब ध्यान देना इधर, थीटा मैंने इसको माना, अगर मान लिया जाए कि मैं थीटा इसको मान लेता हूं, देखना ये तो 90 डिग्री का एंगल है, हाँ ये बात को जरा ध्यान से समझना। और मैं अगर थीटा इसको मान लेता हूं तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, लंब होगी। ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ये बात को याद रखना है, ठीक है। जो भी थीटा रहेगा उसके सामने वाली साइड क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, यानी कि लंब रहेगी। और ये बन जाएगा आधार, यानी कि बेस। और जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या बनेगी, कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूस। क्या बनेगी, कर्ण। ये बात क्लियर हुई क्या, ठीक है। कैसी क्लियर हुई, अरे जो थीटा देखना, अभी दोनों जगह पर स्थिति अलग अलग है। इसको थीटा लिया तो इसके सामने वाला लंब, और ये आधार, और कर्ण ये। अगर इसको थीटा लोगे तो ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये आधार और ये कर्ण।
चाहे आप थीटा इसको लो चाहे थीटा इसको लो, कर्ण तो फिक्स है। कर्ण क्या रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज कौन होगा, ये दोनों आपस में चेंज होंगे बस। यहां पर जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा, ये थीटा के चेंज होने से। देखना फिर से और एक बार, मान लिया जाए कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ऐसा, और इसको घुमा देता हूं मैं, ऐसा कर देता हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं कि डायग्राम आपका कैसा है, आड़ा है टेढ़ा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, हाँ बिल्कुल सही है। इसका नाम दे देता हूं मैं ABC, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, नाम में कोई बाउंडेशन नहीं है क्या, बाउंडेशन नहीं है। आप थीटा किसको मान रहे हो, इसको मान रहे हो, हाँ मान लिया भाई थीटा। तो थीटा के सामने वाली जो साइड रहेगी वो परपेंडिकुलर रहेगी। ये क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब रहेगी। ये बात दिमाग में बैठ गई क्या, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर लंब, और थीटा और 90 के बीच की जो साइड रहेगी वो बेस रहेगी। बेस यानी कि आधार। और जो सबसे बड़ी साइड है ये तो फिक्स है, चाहे थीटा कोई भी रहे, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस, तो ये फिक्स हो गया। मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई होगी कि लंब कौन बनेगा, आधार कौन बनेगा, कर्ण कौन बनेगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट जी ने बोला कि भाई इसका इससे कोई एक रिलेशन होगा, हाँ होगा। तो उस रिलेशन का नाम कैसे दिया जाए, क्या नाम दिया जाए इस रिलेशन का। तो आर्यभट्ट जी ने बोला कि जैसे वो हमने अभी फैमिली वाला एक एग्जाम्पल दिया था, परिवार वाला एक एग्जाम्पल दिया था, उसमें इसके ये पिता है तो इसका ये पुत्र है, इसकी ये माता है तो इसका ये बेटा है, इसके ये पति है तो उसकी ये पत्नी है। तो ये पति पत्नी बेटा माता ये जो है ये क्या है, रिलेशन है ना, एक प्रकार के संबंध है। तो सेम आर्यभट्ट जी ने इनके बीच में एक संबंध दिया, उस संबंध का नाम दिया साइन। क्या नाम दिया, साइन। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि इनके बीच में भी एक संबंध होगा, इसका और इसका भी एक संबंध होगा। उस संबंध का नाम क्या दिया जाए, तो उन्होंने बोला कि कास, कोसाइन। क्या नाम दिया जाए, कोसाइन। फिर उन्होंने बोला कि इसके बीच में भी एक संबंध होगा, इसका इससे, हाँ होगा, तो उसका नाम दिया उन्होंने टेंजेंट। क्या नाम दिया, टेंजेंट। ये नाम याद होना चाहिए भैया, टेंजेंट। उन्होंने बोला कि इसका इससे संबंध है तो इधर से इसका भी संबंध होगा, ऐसा भी होगा, तो इसका नाम दिया कोटेंजेंट। क्या नाम दिया, कोटेंजेंट। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि इसका भी इससे संबंध होगा, हाँ होगा, इसका इससे संबंध होगा, तो इसका नाम दिया सेकेंड। सेकेंड। उन्होंने बोला कि भाई इसका इससे रिलेशन है तो इसका भी इससे रिलेशन होगा, और उसका नाम दिया को सेकेंड। को सेकेंड। ये ऐसे 6 रिलेशन दिए भाई, 3 लोग हैं तो 6 रिलेशन बनेंगे, तो ये ऐसे 6 रिलेशन उन्होंने आर्यभट्ट जी ने दे दिए। ठीक है, ये तो हो गए इंग्लिश में नाम। अब हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, तो हिंदी में भी मालूम होना चाहिए, इसको क्या बोला जाता है, ज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ज्या। साइन को क्या बोला जाता है, ज्या। इसको बोला उन्होंने कोज्या, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो नाम ऐसे ही दिए, यही ओरिजिनल फॉर्म है ये। फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, एडमंड गुंटर का रोल है ना, और अलग अलग मैथमेटिशियन है, जोनस मुरे है, इन्होंने क्या किया, उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। ठीक है ना। और जो आर्यभट्ट ने नाम दिए थे वो ये वाले नाम है। साइन को क्या बोला था उन्होंने, ज्या। कोसाइन को क्या बोला था, कोज्या। और टेंजेंट को क्या बोला था, स्पर्श ज्या। स्पर्श ज्या। और को टेंजेंट को क्या बोला था, कोटि स्पर्श ज्या। कोटि स्पर्श ज्या। सेकेंड को क्या बोला था, व्यू कोज्या। व्यू कोज्या। और इसको क्या बोला था, व्यू ज्या। व्यू ज्या। को सेकेंड व्यू ज्या। आर्यभट्ट जी ने बोला था कि सारा खेल क्या है, थीटा के ऊपर निर्भर करता है। अगर इसको थीटा लोगे तो ये लंब बन जाएगा, और इसको थीटा लोगे तो ये लंब बन जाएगा। तो
जब ये रिलेशन है तो इसमें इसका मेंशन होना चाहिए ना कि कौन एक्यूट एंगल है, किसके सापेक्ष हम कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं कि इसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि इसके लिए करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, इसके लिए करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो ये लिखना आपको बेहद जरूरी होगा। जब तक ये नहीं लिखेंगे तब तक ये जो रिलेशन है ये अधूरे रहेंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई जो कोण है, जो एंगल है, उसको यहाँ पर डिनोट करना बेहद जरूरी होगा। तो थीटा है तो थीटा 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 ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आई क्या बात समझ में? ये नाम आपको मालूम होना चाहिए, इसकी जरूरत पड़ती है, कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है ना। पूरे फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। और इंग्लिश मीडियम है तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म, अरे जब ट्रिग्नोमेट्री हम करते हैं, इसके जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई बार इसकी जरूरत पड़ती है हमें। कई बार एक क्वेश्चन में आपको ये सब लिखना पड़ता है। तो इतना बड़ा कोण लिखे तो इसको शॉर्ट फॉर्म किया जाए, छोटा लिखा जाए ताकि लिखने में हमें तकलीफ न जाए। तो इसको साइन को लिखा SIN, क्या लिखा? SIN। साइन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा SIN। कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा कास। तीन कैरेक्टर में, इतना बड़ा न लिख के कास लिख दिया। टेंजेंट को लिखा टेन, क्या लिखा? टेन। को टेंजेंट को कॉट लिखा, और सेकेंड को लिखा सेक, और को सेकेंड को लिखा कोसेक। आपने देखा कि ये सारे क्या तीन कैरेक्टर में है। अरे ये भी तीन कैरेक्टर, ये 5 कैरेक्टर है। तो इसको भी 3 कैरेक्टर में अगर लिखना है तो कोसेक ऐसा लिखा जाता है, इसको कोसेक को ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा लिखो, कई बार आपको ऐसा दिखेगा तो आप समझ जाना है कि क्या है, कोसेक है, कोसेक, ठीक है। ज्यादातर ऐसा लिखा जाता है, लेकिन कोसेक अगर आपने देख लिया CSC तो कोसेक है उसका मतलब, है ना। चलिए, जब थीटा एक्यूट एंगल है तो इसके साथ में थीटा भी लगाएंगे। थीटा 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 थीटा। जब तक ये थीटा नहीं रहेगा तब तक इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। अब चूंकि ये क्या है, एक रिलेशन है, तो रिलेशन में कई बच्चे साइन को ऐसा लिखते हैं SIN, जो कि गलत तरीका है। साइन का मतलब ये सारे कैरेक्टर जो होते हैं सारे क्या होते हैं, स्मॉल कैरेक्टर में ही लिखे जाते हैं। कई बच्चे अगर लिखेंगे कॉस, ये लिखने का तरीका गलत है। और ये क्या होता है, COS, सारे स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा। 10 को 10 ऐसा कभी नहीं लिखा जाएगा, इसको 10 को ऐसा ही लिखा जाएगा। आई क्या बात समझ में? हाँ, मुझे एक बात बताइए, अगर यहां पर साइन थीटा लिखा हुआ, साइन थीटा, तो इसका मतलब क्या है, साइन और थीटा क्या दोनों का गुणनफल है? साइन और थीटा क्या दोनों का गुणनफल है? बिल्कुल नहीं भाई। मैंने क्या बोला, साइन एक रिलेशन का नाम है। जैसे वो घर में हमारे होता ना, ये पिताजी है, ये माताजी है, ये है, ऐसा है, लेकिन उसके साथ में क्या कुल का भी नाम लिखा जाता है, उसका सरनेम लिखा जाता ना। तो ये जस्ट इसका सरनेम है। सरनेम का मतलब ये है कि थीटा इसको लिया कि इसको लिया, जस्ट ये दोनों का गुणनफल नहीं होता। ये क्या होता है, साइन थीटा का मतलब साइन थीटा ही होगा। इसका मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि दोनों का हम क्या कर रहे हैं, यहां पर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी कि गुणनफल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये दोनों मिला के एक ही वर्ड है, ये बात याद रखना, एक ही रिलेशन है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं SIN तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अभी आप बोलोगे कि अस्तित्व नहीं है, जब तक आप इस कोण का नाम इसके साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे अरे हमारे परिवार में क्या होता है, किसी का नाम राहुल है, अरे राहुल का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप देखेंगे आपके गांव में 10 राहुल है, अरे कौन से राहुल की बात कर रहे हैं, तो उस राहुल का क्या किया जाएगा, वहां पर सरनेम लगाया जाएगा, राहुल यादव, राहुल शर्मा, राहुल वर्मा, राहुल ये राहुल। तो उसका जब तक सरनेम नहीं लगाएंगे तब तक वो अधूरा रहेगा ना। तो कहने का मतलब, अगर मैंने यहां पर 10 लिखा, 10, तो 10 का कोई अस्तित्व नहीं। 10 क्या है, जस्ट TAN है। जब तक इसके साथ में थीटा नहीं लगाएंगे, या तो ये थीटा यानी कि ये कोण जो है ना, कोण का नाम क्या है, C है, C भी लगा सकते हो आप, यहां पर C लगा दो या 10 थीटा लगा दो, दोनों का मतलब एक ही है। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, इस कोण को प्रदर्शित कर रहा। ये थीटा क्या कर रहा है, इस कोण को प्रदर्शित कर रहा, इस एंगल को डिनोट कर रहा, ठीक है ना। तो
ये इसके बिना इसका अस्तित्व नहीं होता, ये बात याद रहे। चलिए ठीक है। आर्यभट्ट जी ने रिलेशन के नाम तो दे दिए, पहले फुल फॉर्म पहले ऐसे दिए, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, है ना, फिर उसके बाद में इसके शॉर्ट फॉर्म दिए। जो रिलेशन है तो किसका किससे रिलेशन रहेगा, तो आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले रिलेशन का नाम कौन सा दिया, ये वाला याद रहे, कौन सा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये नाम दिया सबसे पहले। उसके बाद दूसरा रिलेशन दिया ये वाला, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और तीसरा जो रिलेशन दिया उन्होंने ये वाला दिया, इधर से इधर, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं क्या काश को लंब बटे आधार बोल सकता हूं क्या, तो नहीं, आर्यभट्ट जी ने जो बोला वही आपको सबको मानना पड़ेगा, ठीक है ना, और वही पूरी दुनिया भी मान रही है। नहीं तो आप बोलोगे कि सर मैं तो काश को लंब बटे आधार बोलूंगा और पूरी दुनिया लंब को टेन को लंब बटे आधार बोल रहा है, तो सब एक जैसा सीखे तो ज्यादा सही है। तो सिस्टम यही रहेगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। आर्यभट्ट जी ने देखिए कितना स्मार्ट काम किया। उन्होंने बोला कि भाई जब इसका इससे रिलेशन है ना, तो इसका भी तो इससे रिलेशन रहेगा, मतलब इसका इससे तो इसका इससे तो उल्टा, अरे उल्टा रिलेशन, तो इसी को पलटा दिया और उसको क्या नाम दे दिया, कॉट, मतलब आधार बटे लंब, और इसका नाम क्या दीजिए, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में, मतलब इसको पलटा दिया तो ये बन गया, अरे देखो ना, इसको पलटा दिया तो ये बन गया, उन्होंने काश को पलटा दिया तो सेक बन गया। काश क्या था, इसका इससे, तो इसको इसका इससे भी होगा ऐसा रिलेशन, तो इसको पलटा दिया तो ये बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। मैं आपको बता दूं कि आज के इस क्लास में सारे फार्मूले, जितने भी फार्मूले, सारे फार्मूले कैसे याद रखना है, सारी टेक्निक बताऊंगा। अभी तो फार्मूले बनते जा रहे हैं, ये याद कैसे रखेंगे सर, बड़ा सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल काम है, याद रखना सीधा काम है ना, और वो कैसे याद रखना ये बताऊंगा। इसका उल्टा ये, मतलब इसको पलटा दिया तो क्या बन गया, कर्ण बटे लंब, और कर्ण कौन है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे ये 6 रिलेशन, और आपको नोट करना चाहिए ये सारी चीजें, ये पूरा स्ट्रक्चर नोट करना है आपको, ठीक है ना, ये नोट करना है। अब उन्होंने सारे नाम तो दे दिए, आर्यभट्ट जी ने सारे नाम तो दे दिए। अब इसको याद रखने का तरीका कैसा किया जाए, कैसे याद रखा जाए, तो बड़ा सिंपल सा काम। आपको पहले तो इसका ऑर्डर याद रखना है, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। आपके बुक में या कहीं पर भी, चाहे किसी भी ऑर्डर में लिखा हो, किसी भी क्रम में लिखा हो, आपको यही ऑर्डर याद रखना है, तो इसी से आप फार्मूले बड़े आसानी से याद कर पाएंगे, ध्यान में रख पाएंगे। क्या पहले नंबर पर कौन आता है, साइन, फिर कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। क्लियर, इतनी बात याद हो गई। करना है, कई बार बोलना है आपको, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि इसका उल्टा ये होता है, मतलब इसको पलटा देते तो ये हो जाता है, साइन का उल्टा कौन हो गया, कोसेक, और कास का उल्टा होता है सेक। कास का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। मतलब टेन पलटी खाएगा तो ये बन जाएगा, ये पलटी खाएगा तो ये बन जाएगा, दोनों इधर से देखना, ये पलटी खाएगा तो ये बन गया, और ये पलटी खाएगा तो ये बन गया, ये पलटी खाएगा तो ये बन गया, और ये पलटी खाएगा तो ये बन गया, ये पलटी खाएगा तो ये बन गया, ये पलटी खाएगा तो ये बन गया। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका,
तो आपने बचपन में ही सुना होगा, कई देखा होगा, है ना, लाल बटे कक्का। हिंदी में अगर याद रखेंगे तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। देखिए मैं क्या करता हूँ, ऐसे ब्लॉक बना देता हूँ, कितने ऐसे ब्लॉक बना देता हूँ। यहाँ बन जाएगा साइन, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइन, यहाँ लिख देता हूँ कास, साइन कास टेन। अरे क्रम याद है कि नहीं, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, पूरा एक चक्कर लगा दिया मैंने। साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक। अगर हिंदी में याद रखना है तो लाल बटे कक्का, क्या, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार। देखना, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, अरे लाल बटे कक्का, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। और यदि आप इसको इंग्लिश में याद रखना चाह रहे हैं तो आप पंडित बद्री प्रसाद, देखो पंडित बद्री प्रसाद, ये इंग्लिश में हर हर बोले, हर हर बोले, केवल इतना अरे ये तो याद रह सकता, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखना, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कास थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो ये 6 फार्मूले याद हो गए। देखना फिर से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके उलझन में पढ़ना ही नहीं है अपने को। अरे ये तो टेक्निक है, पूरी दुनिया के बच्चे जानते हैं इस टेक्निक को, और आप भी जानते होंगे, और कई बार आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा, मैं ये मान रहा हूं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है कि आपने कई बार पढ़ा होगा, या कुछ लोग पहली बार भी पढ़ रहे होंगे, उनको मजा भी आ रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अरे भाई एक क्वेश्चन पूछा, उसके लिए छोटा सा क्वेश्चन था, उसके लिए क्या ये पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे, टाइम बर्बाद करोगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, टाइम की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। कई बार तो बच्चे आधा पूरा मतलब पूरा पेपर भी नहीं कर पाते टाइम के अंदर। बोर्ड में, कंपटीशन में तो खैर टाइम की समस्या होती ही होती है। तो अगर आपने इसको याद रखना चालू कर दिया तो आपका टाइम खराब होना ही होना है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, आप टेम्परेरी लिख लेना, पहले हटाने से पहले आप इसको नोट कर लेना। मैं आपको फार्मूलों को याद रखना बताता हूँ जैसा मैंने याद रखा। देखना, अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, मैंने बना दिया है समकोण त्रिभुज। देखिए ये लंब हो गया, लंब, अरे लंब होता है ना ये लंब, और ये क्या हो गया आधार, ये यहाँ पर 90 अंश का कोण, और ये क्या बन गया कर्ण। मुझे तो याद है ना, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, ये अच्छे से याद है ना, बस इतना याद होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो फंडा है ना, इसको अगर आपने याद रखना चालू कर दिया, रटना चालू कर दिया, इसके बेस पर अगर आपने फार्मूले बनाए तो टाइम बर्बाद होना ही होना है। आपको डायरेक्ट याद रखना है, साइन कास टेन काट सेक कोसेक। देखना ये करना है, साइन सबसे पहले कौन आता, साइन, इसके बटे में ये लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आई बात समझ में, साइन सबसे पहले कौन, इसके बटे में ये, अरे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। दूसरा इसके बटे में ये, अरे ये है ना, ये कर्ण है ना, ये कर्ण सबसे बड़ा है, इसके बटे में सबसे बड़ा, इसके बटे में सबसे बड़ा, साइन कास हो गया, और टेन इसके बटे में ये, केवल इतना सा याद रखना है। साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कास बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया। और ये तीनों को पलटाएंगे तो बाकी क्या हो गया, इसको पलटाया तो कोसेक का हो गया, कास को पलटाया तो सेक का हो गया, टेन को पलटाया तो कॉट का हो गया। इस लेवल पर याद करना है आपको। आपको जरूरत पड़ी कि साइन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। आपको टेन की जरूरत पड़ी तो परपेंडिकुलर बाय बेस। थोड़ा सा शुरू में अटपटा लगेगा, लेकिन ये शॉर्टकट है, और ऐसा ही आपको भी याद रखना है, ठीक है। टाइम अगर बचाना है तो, ठीक है ना, बचाना ही है हमें तो टाइम। चलिए
इतनी बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये सब फार्मूले पढ़ क्यों रहे हम, इसका फायदा क्या है? अरे ये फार्मूले पढ़ क्यों रहे, ये सब त्रिकोणमिति से मिलना क्या है हमें? क्या सिलेबस में आता है इसलिए, या क्वेश्चन आते हैं इसलिए, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए पढ़ रहे हैं? नहीं, इसकी डेली लाइफ में एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है। और वो कैसी एप्लीकेशन है ये बात देखिए आप। मुझे एक बात बताइए कि मैं यहाँ पर हूँ, कहाँ पर? ज़मीन, ये देखना, ये क्या है? ज़मीन है। ये क्या है? ज़मीन है। यहाँ पर ये ज़मीन है और ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। आई बात समझ में? और मुझे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और वो पेड़ भी कहाँ पर है? ज़मीन पर ही ये खड़ा है कि नहीं? ज़मीन पर खड़ा। तो आप मुझे एक बात बताएं कि ज़मीन के साथ में 90 अंश का कोण तो बनाएगा ही बनाएगा। बिल्कुल बनाएगा भाई, 90 अंश का कोण तो बनाता ही है ये। अरे सीधा है ना, तिरछा थोड़ी है। अब आप बोलोगे कि सर तिरछा रहे तो, अरे दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें सीधी खड़ी होती है, 90 अंश ज़मीन के साथ में 90 अंश का कोण बनाते हुए ही खड़ी रहेगी। यानी कि ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर ज़मीन के साथ में। ठीक है? अरे कोई पहाड़ खड़ा है तो ज़मीन पर 90 डिग्री का, कोई टावर खड़ा है तो, कोई मंदिर खड़ा है तो 90 अंश का कोण ज़मीन के साथ में सीधा रहेगा ना, तिरछा थोड़ी बनाएगा। तिरछा रहेगा तो गिरने की संभावना रहती है। कोई पेड़ है तो खड़ा है ऐसा। तो ज़्यादातर चीज़ें आपको ऐसी मिलती ना। चलिए ठीक है, मैं अगर यहाँ से, सुनो जरा ध्यान से, ये पेड़ के चोटी पर कोई पक्षी बैठा है। यहाँ पर क्या है? कोई पक्षी बैठा हुआ है यहाँ पर। आई बात समझ में? और इस पक्षी को मैं देख रहा हूं, तो एक काल्पनिक रेखा की कल्पना कर सकते हैं हम ऐसी। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या समकोण त्रिभुज बन गया क्या ये? क्यों? अरे समकोण त्रिभुज बन गया क्या? हाँ बन गया ना समकोण त्रिभुज। मैं अगर यहां से इसको देख रहा हूं, मैं यहां से इसको देख रहा हूं, यहां से इसको देख रहा हूं पेड़ को, ठीक? पेड़ को देखने के बाद में मैं अगर यहीं पर खड़े खड़े बोल दूं कि मैं इसकी हाइट बता सकता हूं, इसकी ऊंचाई बता सकता हूं, तो क्या थोड़ा सा अजीब सा लगेगा क्या? भाई ऊंचाई बताने के लिए तो आपको यहां से टेप से पूरा मापना पड़ेगा इसको, तब ऊंचाई बता पाओगे। नहीं, मैं बोलूंगा कि यहीं से खड़े खड़े मैं इसकी ऊंचाई बता सकता हूं। तो मुझे एक बात बताइए कि समकोण त्रिभुज में क्या क्या दिखाई दे रहा? यहां पर कोई एक कोण पता है, अरे एक कोण है, यहां पर कोई ना कोई कोण बनेगा कि ना, जमीन के साथ में ऐसा एक कोण बनेगा। अगर ये वाला कोण मालूम है तो ये वाला कोण आप बता सकते हैं। जैसे मान लिया जाए ये वाला कोण 30 अंश का है, तो ये वाला कोण आप बता सकते हैं 60 अंश का। ये वाला 60 अंश का है तो 30 अंश का, ये 10 अंश का है तो 80 अंश का, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है? 90 अंश है। मतलब आपको अब तीनों कोण, अगर ये वाला कोण पता चल गया तो ये भी कोण पता चल सकता है, ये भी कोण पता चल सकता है। मैं अगर आपसे बोलूंगा कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, मुझे यहां पर समकोण त्रिभुज में कितनी 3 भुजाएं दिख रही है, इसकी ऊंचाई तो इसकी लंबाई तो ज्ञात करना मुश्किल है, और इसकी ऊंचाई तो हमें ज्ञात करना है। ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस तो हम माप सकते ना। अरे ये जमीन है ना, जमीन पर टेप लगा के ये पेड़ कितने दूर है इतना तो हम पता कर सकते हैं। मान लिया जाए ये पेड़ कितना है? 10 मीटर दूरी पर है, यहाँ से 10 मीटर दूरी पर है। तो अब मैं यहीं पर खड़े खड़े इस पेड़ की ऊंचाई भी बता सकता हूँ, यहीं पर खड़े खड़े मैं ये वाला कोण कितने अंश का है ये भी बता सकता हूँ, यहीं पर खड़े खड़े मैं ये वाली लंबाई को भी पता कर सकता हूँ। कहने का मतलब कितनी चीजें हो गई? एक कोण, ये बात को जरा ध्यान से समझना, एक कोण और एक भुजा, कोई भी एक भुजा, साइड। अगर मुझे केवल 2 चीजें अगर पता है ना, तो बाकी की सारी चीजें मैं पता कर सकता हूं इसकी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे त्रिकोणमिति आना चाहिए। क्या आना चाहिए? त्रिकोणमिति आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से बनना चाहिए। ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है सर, ये तो बातें समझ में आ रही, लेकिन ये वाला कोण कैसे पता करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री से आप हाइट भी बता दोगे,
ठीक है, जो जानते हैं उनको मालूम है कि पता कर सकते हैं। ये वाला कोण कैसे पता करेंगे? तो ये तो बड़ा सिंपल काम है। कैसे? देखिए, आपने चांदा देखा क्या? डी जिसको बोलते कंपास बॉक्स में होता है। ये जो चांदा है ना, मैंने चांदा ऐसे खड्डे का बना दिया यहाँ पर, है ऐसा डी बना दिया यहाँ पर, और डी में एक आपने ऐसा एक पाइप लगा दिया। ये वाला कोण मापने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। एक पाइप लगा दिया और एक रस्सी धागा लेके ऐसा इसको लटका दिया, वजन लटका दिया, मतलब ऐसा लटका दिया। मैं कभी भी कोई भी देखेगा तो कैसा देखेगा? पहले सीधा देखेगा। भाई मेरी नज़र कहाँ पर है? सीधी है ना। यहाँ पर खड़ा था तो मेरी नज़र कहाँ पर थी? सीधी। जब ये रस्सी जब सीधा रखूंगा इसको तो ये धरती के समांतर है ना ये वाला, मतलब इस भुजा के साथ में है ना ये वाला। तो ये वाली रस्सी कहाँ पर है? यहाँ पर है, 90 अंश पर है ना। चांदे पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या होता है? 90 अंश होता है। मैं जब यहाँ से ऊपर की ओर देखूंगा इस पाइप में से, और उस पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है, उस चिड़िया को इस पाइप में से देखूंगा। अरे पहले तो सीधा देख रहा था मैं, धरती के समांतर, तो ये वाला यहाँ था। अब मैं पाइप में से इस चिड़िया को देखूंगा, पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है, और उसको जब देखूंगा और जैसे ही मुझे चिड़िया दिख गई या पेड़ का टाप दिख गया तो इस धागे को मैं ऐसा पकड़ लूंगा। तो मुझे क्या पता चलेगा कि ये धागा यहाँ से चलकर यहाँ कितने अंश पर आया? 10, 20, 30, 40, 45, कितना? 45 डिग्री। ये लो भैया, ये वाला एंगल मुझे पता चल गया कि कितना 45 डिग्री का है। चल गया ना? तो क्या मुझे दो चीजें पता चल गई? ये भी पता चल गया और ये वाला डिस्टेंस तो मुझे मालूम था। जमीन पर तो हम नाप सकते हैं, 10 मीटर का है, तो आप इसकी पेड़ की ऊंचाई यहीं पर खड़े खड़े बता सकते हैं और ये भी डिस्टेंस बता सकते हैं। और वो कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? तो उसके लिए अभी हमें त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए, देखो इसका उल्टा भी, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ये क्या है? बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये वाली। और जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर कोई बच्चा यहां पर खड़ा है। ये बिल्डिंग की ऊंचाई है, जमीन पर खड़ी है बिल्डिंग, और ये बच्चा यहां से इस बॉल को देख रहा। बॉल दिख रही है यहां पर, तो ये बच्चा क्या कर रहा? यहां से सीधा इस बॉल को देख रहा है। देखिए, है ना, ये इस बॉल को देख रहा है। तो ऐसा, तो बॉल से देखेगा तो इसी लाइन से देखेगा ना ऐसा। और बिल्डिंग और बॉल दोनों की दोनों कहाँ पर है? जमीन पर है। तो देखिए समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं? बना ना, राइट एंगल ट्रायंगल बना ना। इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ये कोई ना कोई एक कोण बना रहा होगा यहाँ पर। अब सोचने वाली बात ये है कि बॉल नीचे, लड़का ऊपर है। अब ये वाला एंगल कैसे पता चलेगा हमें? तो सेम वही तरीका जो हमने अभी किया था। बच्चा यहाँ पर खड़ा है, जब यहाँ पर खड़ा है तो नॉर्मल हम कैसे देखते हैं? सीधे देखते ना। और सीधे देखने के बाद में बॉल को नीचे देख रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि मैं अभी देख रहा हूँ तो कैसा देख रहा हूँ? ऐसा सीधा। मेरी नॉर्मल आई डायरेक्शन ये है। अब मैं जब नीचे देखूंगा तो ऐसा नीचे मेरी नज़र झुकेगी ना, तो क्या होगा? यहाँ से पहले ऐसा देख रहा था, फिर जितना नीचे नज़र झुकेगी तो इसके बीच का एंगल। कहने का मतलब यहाँ पर सिचुएशन जो बन रही है वो कैसी बन रही है कि पहले वो इधर देख रहा था, और यहाँ से जब उसकी नज़र नीचे झुकी तो ये वाला एंगल। और आपको मालूम है कि ये और ये क्या है? जमीन के समांतर है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि ये दोनों रेखाएं क्या समांतर है, और इसको एक तिर्यक रेखा काटती है। तो ये वाला और ये वाला कोण कौन सा होता है? एकांतर कोण होता है, यानी कि अल्टरनेट एंगल होता है। और ये कैसे होते हैं? दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम ये वाला भी एंगल मेजर कर सकते। कैसे कर सकते? देखिए, पहले बच्चा क्या कर रहा था? इधर सीधा देख रहा था। देखिए, तब ये वाला कहाँ पर है? 90 डिग्री पर है। और जब यहाँ से जब नीचे की ओर देखेगा और जब उसको इस पाइप में से बॉल दिख जाएगी तो ये इसको पकड़ लेगा। और जैसे पकड़ लेगा तो ये पता चल जाएगा कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 अंश का कोण है। ये कितने अंश का है? 60 अंश का। तो ये भी कितने अंश का होगा? 60 अंश का कोण होगा। तो ओवरऑल एक एंगल की दिक्कत नहीं है, ये एंगल तो पता चल जाएगा। और ये तीनों साइड में से अगर कोई भी एक साइड पता चल जाए तो हम बाकी की साइड निकाल सकते हैं। और इसी को बोला जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए, चैप्टर हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री है, और इसी के बाद में ऊंचाइयाँ और दूरियाँ, ये भी चैप्टर इसी से रिलेटेड है।
और उसमें यही काम करना पड़ेगा, और ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उस कॉन्सेप्ट पर ऐसे क्वेश्चन हम वहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलिए, मतलब ये बातें समझ में आ गई हमें कि ये फार्मूले होते हैं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो ये सभी को मालूम है पाइथागोरस थ्योरम, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जैसे मान लिया जाए मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पहली बात तो ये क्लियर हो जाए कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज होती है, ठीक है। ये 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम वहां पर यूज की जाएगी जहां पर आपको दो साइड मालूम है। देखना, जीवन में याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम वहां पर यूज की जाएगी जहां पर आपको दो साइड मालूम है और थर्ड साइड निकालना है। जैसे मान लिया जाए कि ये 3 मीटर है और ये कितना है 4 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि यही दो, कोई भी दो साइड मालूम है तो थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं। और ये होती क्या है, इसका यूज समझ में आ गया ना, इसका ये होती क्या है, तो कोई राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कोई समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, AC का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब, अरे सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये है, बाकी की दो साइड कौन सी है, एक तो ये भी है और दूसरी कौन सी है, BC है। तो कहने का मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हाइपोटेनिस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसका यूज क्या है, तो दो साइड गिवन है तो थर्ड साइड निकालने के लिए। इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और हम डायरेक्ट फार्मूलों के बीच चलेंगे, फार्मूले बनाना यहां पर सीखेंगे, कैसे फार्मूले बनेंगे। त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच संबंध देखना, ध्यान देना इधर। हमें मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन से होते हैं, 6 होते हैं ना। मुझे एक बात बताइए कि साइन थीटा क्या होता है, P/H, और कास थीटा क्या होता है, B/H। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस या बेस बाय हाइपोटेनिस, यानी कि लंब बटे कर्ण, और ये क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। ये बात समझ में आ गई। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, देखना साइन थीटा को कास थीटा से डिवाइड कर देता हूं, यानी कि इसको इससे डिवाइड कर देता हूं, तो आपको मालूम है ना कि इसका हर और इसका हर एक जैसा है, तो आपके पास में क्या बचेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा, मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसका हर और इसका हर डेनोमिनेटर दोनों के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास क्या बचेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस बचेगा। क्या बचेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि लंब बटे आधार, ये बचेगा। बिल्कुल सही है। और टेन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा को अगर कास थीटा से डिवाइड किया जाए तो किसके बराबर हो जाता है, टेन थीटा के बराबर हो जाता है। एक नया फार्मूला यहां पर बन गया। याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको क्या याद रखना है इसमें, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, साइन कास टेन काट सेक कोसेक। सबसे पहले क्या आता है, साइन थीटा, फिर उसके बाद क्या आता है, कास थीटा। तो यहां पर मैंने डिवाइड लगा दिया, तो साइन थीटा बटे कास थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अरे फार्मूला याद अलग से रखने की जरूरत है क्या, लगातार साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, तो मतलब हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इस फार्मूले की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, कॉट थीटा क्या होगा, तो आपको मालूम है कि टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, उल्टा होता है एक दूसरे का। टेन थीटा इज इक्वल टू इतना है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसको पलटा दो तो क्या हो जाएगा, कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और ये दो फार्मूले लिख लो, और ये फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। फार्मूले बनते जा रहे हैं और कैसे बन रहे हैं ऐसे याद रखना, रटना नहीं है फार्मूला।
देखिए साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, लगातार पढ़ रहा हूं, कॉट थीटा उल्टा कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, बस हो गया काम। ये दो फार्मूले आपको नोट करना है। त्रिकोणमिति अनुपात का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है, तो इस बात को समझो। शुरू से हमने क्या बोला था, शुरू से क्या बोला था कि भैया साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा, कास थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा, और टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट थीटा। ये याद है क्या, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कास का व्युत्क्रम सेक, सेक का व्युत्क्रम कास, टेन का कॉट, कॉट का टेन। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कोसेक थीटा। अलग से रटने की जरूरत है क्या, नहीं। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कोसेक थीटा। तो फिर कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा। कास थीटा क्या हो जाएगा, तो बता सकते हो आप, कास किसका उल्टा होता है, सेक का, तो कास थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। तो फिर सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय कास थीटा। बस कितना सिंपल काम है। टेन थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, 1 बाय कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय टेन थीटा। बस हो गया काम, ठीक है। अब देखिए इसी से कितने फार्मूले हो गए, 6 फार्मूले हो गए। इसी से और फार्मूला बन जाएगा। देखिए हमने क्या किया, साइन थीटा बराबरी से 1 बाय कोसेक थीटा। क्या इस कोसेक का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं, ये बड़े काम का फार्मूला है। मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा का अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो डायरेक्ट आप इसको 1 लिख सकते हो, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कास थीटा इंटू सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। इसको रटने की जरूरत है क्या अलग से, आपको यही तो मालूम है ना कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कास थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। क्लियर है क्या, ये फार्मूला याद हो गया। व्युत्क्रम में ऐसा चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसा चलेगा। अब आप बोलोगे कि सर ये भी तो होगा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो ये तो लिख दिया ना हमने, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। अरे मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं। कास थीटा इंटू सेक थीटा लिखा है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा लिखा हुआ है। तो ये 3 फार्मूले आपको ये भी मालूम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, हम नोट करते चलना, आपको ये सारे फार्मूले की लिस्ट नोट करते हुए चलना और याद भी रखना है, इसकी कई बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। स्क्वायर रिलेशन हम बाद में देखते, पहले पूरक कोणों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पूरक कोणों के लिए, पूरक कोण, ये बड़ा मजेदार है काम, ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताइए कि मेरे पास में अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी, और ये क्या हो गया, सी हो गया, ये क्या हो गया, थीटा हो गया, और ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। क्लियर। मुझे एक बात बताइए कि जब ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। थीटा और 90 के बीच क्या होता है, आधार होता है, यानी कि बेस होता है, और सबसे बड़ा कोण होता है, कर्ण होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज होता है। आई बात समझ में, ये सब मालूम है हमें, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको, ठीक है। ये फार्मूला, ये मतलब होता है ऐसा, ठीक है। मैं यहां पर इसी को इधर लिख देता हूं। अगर मान लिया जाए कि थीटा मेरे पास में ये नहीं है, कौन, थीटा ये नहीं है, इसको हटा देता हूं मैं, ये थीटा नहीं है ना, ये वाला न्यून कोण ये वाला नहीं है, एक्यूट एंगल ये वाला नहीं है, थीटा कौन है, ये वाला, ये थीटा है। तो दोनों में अंतर क्या है ये बताइए मुझे। याद रहे कि कर्ण तो सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा।
थीटा के सामने वाला लंब होता है यानी कि परपेंडिकुलर होता, तो यहां पर थीटा के सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी लंब यानी कि परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार यानी कि बेस। केवल ये परिवर्तन होता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। थीटा अगर ये है तो ऐसा, ये है तो ये ऐसा, ये है तो ऐसा। चलिए ठीक है। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में ये थीटा है, अरे सुनो, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए 90 माइनस थीटा ले लेता हूं। अरे ट्राइंगल तो वही है ना, त्रिभुज तो वही है ना, आपके सामने लिया ना। हाँ ठीक है। अब देखिए साइन, इसको लिख देता हूं मैं 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूं, ठीक है, ये सही कर देता हूं। और क्या बचा हमारे पास में, 90 माइनस थीटा, क्या है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, सब जगह यही आएगा, इसलिए मैं ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बार बार लिखने की अपेक्षा ये ऐसा कर देता हूं, साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। ऐसा ये वाले फार्मूले बड़े काम के हैं, ठीक है। देखना साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा तो लंब बटे कर्ण। अरे इधर देखना, लंब बटे कर्ण, लंब कौन है, BC, और कर्ण कौन है, AC। और यहां पर साइन कास थीटा क्या होगा, कास थीटा क्या होगा, BC बटे AC। कास थीटा क्या होगा, BC बटे AC। अरे इसमें आप साइन 90 माइनस थीटा निकालेंगे और इसमें कास थीटा निकालेंगे, तो दोनों का मान क्या होगा, एक जैसा होगा, होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब ज्यादा इसमें माथापच्ची न करें हम, इसका ये हो जाता है, इसका ये हो जाता है, इसका ये हो जाता है, लो फार्मूले याद। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कास थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। आई क्या बात समझ में, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा और ये हो जाएगा टेन थीटा। ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा। बस ये फार्मूले बन गए। अगर वेरीफाई करना है, जांच करना है कि ये सही है कि नहीं है, तो देखना मैं इसकी जांच कर रहा हूं, इसकी चेक कर रहा हूं, इसको चेक कर रहा हूं। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो क्या होगा, AC बटे AB। क्या होगा इसका मान, AC बटे AB। और कोसेक का देखिए आप, कोसेक क्या होगा, AC बटे AB, कर्ण बटे लंब, दोनों का मान एक ही है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अरे मालूम है ना, साइन कास टेन काट सेक कोसेक तो मालूम ही है, साइन का कास, कास का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये 6 फार्मूले फिर से हमारे पास बन चुके हैं। चलिए लास्ट देखते हैं हम, स्क्वायर रिलेशन। ये बड़े काम के हैं फार्मूले और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछे भी जाते हैं। देखना इसको याद रखने का तरीका, बच्चे परेशान रहते हैं। क्या बोला है, स्क्वायर रिलेशन, त्रिकोणमितीय अनुपात का वर्ग संबंध, स्क्वायर रिलेशन ऑफ TR। देखना इसका भी मैं स्क्वायर लगा देता हूं, स्क्वायर की बात हो रही ना, स्क्वायर लगा देता हूं। फार्मूले याद रखने का तरीका, आपको साइन कास टेन काट सेक कोसेक तो मालूम है ना, हाँ मालूम है। अगर ये दोनों को प्लस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए तो 1 हो जाता है। अरे शुरू का साइन कास टेन काट सेक कोसेक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। शुरू के दोनों को प्लस कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, 1। एक फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस 1 को क्या करो, इसमें जोड़ दो, इसमें क्या कर दो, प्लस कर दो, 1 को इसमें प्लस कर दो, तो एक छोड़ के ये आ जाता है। क्या बोला मैंने, इस 1 को इसमें प्लस कर दो तो ये आ जाता है, एक छोड़ के आता है। क्या हो जाएगा, सेकंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और इस 1 को अगर मैं इसमें प्लस कर देता हूं तो ये उसका अगला वाला आ जाएगा। क्या, थर्ड क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या अलग से याद रखने की जरूरत है क्या, मैं शुरू से बता रहा हूं आपको कि केवल साइन कास टेन काट सेक कोसेक मालूम होना चाहिए। शुरू के सबका स्क्वायर किया, दोनों का सम कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, बस इतनी सी बात है। अब देखना, कहने को ये 3 फार्मूले हैं, लेकिन इससे और 2 फार्मूले बन जाते हैं और ये अच्छे से याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अगर कास स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा। ये याद रहेगा क्या, ये अच्छे से याद होना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक बनेगा। अरे इसको एक बार इधर कर दिया तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर कर दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा। चलिए, मतलब ये 2 फार्मूले भी हमें अच्छे से याद हो गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखिए, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सही है क्या, ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये 1 उस साइड जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। बस ये हो गया। तो कितने फार्मूले हो गए, 9 है ना, 3 से बन गए हमारे पास में और 2 2 6 बन गए, और ऐसे कुल मिला के 9 फार्मूले यहां पर बन गए। तो आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री में पग पग पर फार्मूले आते हैं। पग पग मतलब हर एक कॉन्सेप्ट पर ये नए फार्मूले की भंडार लग जाता है, लेकिन घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, फार्मूले याद हो जाएंगे। ये बेसिक था अपना ट्रिग्नोमेट्री। अगली क्लास में हम करेंगे एडवांस। एडवांस मतलब ये 9 10th का कॉन्सेप्ट था, 10th क्लास का। अब अगली क्लास में एडवांस मतलब 11th क्लास का कॉन्सेप्ट, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो हम अगली क्लास में उसको कवर करेंगे। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है ना तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जितना भी सोशल मीडिया हैंडल है आपका, आपके पास फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप हो सकते हैं, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप आजकल होते हैं, तो सारे ग्रुप पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, जितने भी आपके पास में सोशल मीडिया हैंडल है, सब पर आप इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है ना, क्लाउड आएगा, लोगों को पता चलेगा और मज़ा आएगा, भीड़ के साथ में पढ़ेंगे हम और इंजॉय करेंगे कंटेंट को। मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।